हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 65 तक 3 पार्ट में करवाया जा चुका है और इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है वो वीडियो। आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे, और अगर जो नहीं देखे होंगे उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत, हालांकि सारे एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन स्पेशली बीपीएससी को टारगेट करके ये क्वेश्चन आप लोगों से करवाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो आइए देर ना करते हुए आज का 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। युद्धों को क्रमानुसार सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले कौन हुआ था, इसके बाद ऐसे पूछना चाह रहा है। पलासी का, आप लोग युद्ध अगर जान जाएंगे कब कब हो जाएगा तो खुद ही क्रमानुसार आप लोग सजा लीजिएगा। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। कभी कभी इसका डेट वाइज भी सिंगल ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। तो आप देख लीजिए, ए नंबर में क्या बोल रहा है? पलासी का युद्ध, ये गलत है। ए नंबर। 2 नंबर क्या बोला? अंबूर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अंबूर की लड़ाई की बात की जाए तो अंबूर की लड़ाई को द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा माना जाता है। तो फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ कब था। तो पहला कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लीजिए आप लोग। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1761 तक हुआ था। कब हुआ था? 1757 से 1763 तक, सॉरी 61 नहीं 63 तक हुआ था। कब हुआ था? 63 तक हुआ था। इसलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि इन युद्धों को दे देगा और पूछेगा किस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। तो तीनों संधि को भी जान लीजिए, किस कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति एला सापल के संधि से हुआ था। किस संधि से? एला सापल या एक्सला सापल, कहीं कहीं एक्सला सापल देता है ऑप्शन में, कहीं कहीं एला सापल देता है। तो आप लोग दोनों ही नोट डाउन कर लीजिए। एला सापल या एक्सला सापल संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई था। दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की युद्ध से हुआ था। किस युद्ध से हुआ था? पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। किसके संधि के साथ? पेरिस के संधि के साथ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पानीपत नहीं, पलासी के युद्ध के बारे में बताया क्या कि पलासी के युद्ध डेट वाइज लिख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिस माइंड हो रहा है, पलासी का युद्ध शायद डेट वाइज नहीं बताइए अभी मैं आपको ना। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। क्योंकि कितनी बार एग्जाम में केवल पलासी का युद्ध के बारे में ही पूछ लेता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, और डेट वाइज दे देता है, ठीक है। तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच होता है। वांडीवास का युद्ध में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा कि ईस्वी पूछेगा कब हुआ था, 1760 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया भारत से, तो वांडीवास का युद्ध के बाद, ठीक है। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया भारत से। आइए आते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। अगर पानीपत की तृतीय लड़ाई देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब 2 और पानीपत का युद्ध हुआ था। तो जी बिल्कुल, पानीपत के कुल 3 लड़ाई हुए थे। कितने हुए थे? 3 लड़ाई हुए थे। कब कब हुए थे? प्रथम हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और इसी युद्ध के बाद, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध के समाप्ति के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया गया था। किसके तहत? किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के उपरांत ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस किसी के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक कुटकुटी व्यवस्था भूमि व्यवस्था के विघटन के कारण हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था? मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1799। कभी कभी 1895 से 1900 देता है। कब देता है? 1795 से 1900 कभी कभी देता है, इस तरीके से भी दे देता है। और कभी कभी ऑप्शन में केवल 1899 से 1900 दे देता है। ठीक है, 1900 दे देता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मुंडा विद्रोह का काल ये है। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंपा विद्रोह, हाँ इसका भी जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 से 24 के बीच। कब हुआ था रंपा विद्रोह? 1922 से 24 के बीच हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक दो और जनजातीय विद्रोह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह हुआ था 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में हुआ था। किसके कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 देता है या फिर 1855 देता है? तो 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। सॉरी, बिरसा मुंडा बोल रहा है, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह तो मैं बताई थी। एक फ़कीर विद्रोह, ये कब हुआ था? 1876 में हुआ, 1776 में हुआ था। कब हुआ था फ़कीर विद्रोह? 1776 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मजनू शाह और चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकी विद्रोह की बात की जाए तो कुकी विद्रोह का देता है 1860 से 90 के बीच। 1860 से 90 के बीच कुकी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? जहांदार शाह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांदार शाह के द्वारा। और जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए इजारा प्रणाली का, तो इजारा प्रणाली क्या था? ये एक ठेकेदार राजस्व ठेकेदारी प्रणाली था। क्या था? एक राजस्व का ठेकेदारी प्रणाली को इजारा प्रणाली कहा जाता है। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फिकार खान के समर्थन में जहांदार शाह द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसे? इजारा प्रणाली को। ठीक है, जिसे इजारादारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी जहां करों को इकट्ठा करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था। इसी टाइप से माने जमींदारी प्रथा के तरह ही इजारा प्रणाली भी था। जमींदारी प्रथा में क्या था? जमींदारी प्रथा में भी वही था जो कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। जमींदारी प्रथा में भी यही था कि सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता था, सबसे ज़्यादा जिसकी बोली होती थी, उस जमींदार को उस ज़मीन का हकदार बनाया जाता था और फिर वही वहाँ से कर वसूल कर अंग्रेज़ों को दिया करता था। उसी प्रकार से इजारा प्रणाली भी है जो जहांदार शाह के द्वारा शुरू किया गया था और जुल्फिकार खान के समर्थन में शुरू किया गया था। ठीक है, उसी के समर्थन से शुरू किया गया था। फर्रुखसियर की अगर बात की जाए, फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्रसिद्ध है ये? घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? फर्रुखसियर। और इसे क्या मैं बोली? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि लंपट मूर्ख के नाम से किससे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुग़ल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? मुग़ल शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बहादुर शाह, दो बहादुर शाह था। एक बहादुर शाह प्रथम था और मुग़ल शासन का, अगर मुग़ल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में, तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। ये मुग़ल सम्राट का अंतिम शासक या अंतिम सम्राट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के एक परिवार में हुआ था और उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं तृतीय रत्न और श्वेतकन्याएँ आसूड की भी रचना की। उपयुक्त गद्यांश किस व्यक्ति का वर्णन करता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये किसका नेतृत्व कर रहा है? आइए देखते हैं ऑप्शन में किसका किसका नाम दिया है। एक मिनट। ये किसका बारे में बताया जा रहा है? ये ज्योतिबा फूले के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा था? ज्योतिबा फूले के बारे में, ठीक है। ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सा है? गुलामगिरी। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है सत्य शोधक समाज। कौन सा? सत्य शोधक समाज। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कितनी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई। सावित्रीबाई कौन थी? ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, ठीक है। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाए तो इन्हीं के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में लाया गया था। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूरत की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच 6 मार्च 1775 को हस्ताक्षरित हुई थी। तो क्या इस दिन ये साइन हुआ था? बिल्कुल, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन देने का वादा किया था। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि का समर्थन किया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। पूछना क्या चाह रहा है आइए देख लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। सूरत की संधि कब हुई थी? 6 मार्च 1775 को। रघुनाथ राव जो पेशवा पद के दावेदार थे और बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि मराठा उत्तराधिकारी विवाद में ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों से पेशवा पद प्राप्त करने के लिए उनसे सैन्य समर्थन के बदले सालसेट और बेसिन की भूमि तथा सूरत और बड़ौच की आय का एक हिस्सा उनको सौंपने पर सहमति व्यक्त की। किसके लालच में? पेशवा पद प्राप्त करने के लालच में ऐसा किया था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन गलत था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ? बंगाल की सुप्रीम काउंसिल यानी कलकत्ता परिषद जिसका नेतृत्व वारेन हेस्टिंग कर रहे थे ने सूरत की संधि को स्वीकृति नहीं दी थी और वास्तव में उसे रद्द कर दिया गया। बाद में परिषद ने मराठा रेजिडेंसी के साथ एक नई संधि पुरंदर की संधि की। कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि या समझौता किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर उन्हें जीत दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि ये साफ साफ पूछना चाह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था नेतृत्व? ये किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? मेजर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था और उन्होंने मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब था। शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को निर्णायक विजय प्राप्त हुआ जिसमें पूर्वी भारत में नियंत्रण अत्यधिक मजबूत हो गया। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था?
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के उपरांत ही 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की। एक हुआ था 12 अगस्त को, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और भारत के मुगल साम्राज्य के शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और दूसरा संधि, इलाहाबाद का दूसरा संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अवध के शासक कौन थे? अवध के शासक शुजा-उद-दौला। अवध के शासक शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1876 में किया गया था। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1875 में क्या हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष खोला गया था? तो पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष खोला गया था? 1835 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1835 में। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का एक निर्णायक क्षण सिद्ध हुआ। 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक के प्रस्ताव के बाद बिहार में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में तेजी आई। 2 शिक्षा मंडल गठित किए गए, एक बिहार नगर में और दूसरा भागलपुर में। पटना, आरा और छपरा जिला में विद्यालय स्थापित किए गए, जबकि भागलपुर में हिल स्कूल की स्थापना हुई थी। कौन सी स्कूल की? हिल स्कूल की स्थापना भागलपुर में हुई थी। विशेष उल्लेखनीय है कि पटना हाई स्कूल की स्थापना जुलाई 1835 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1835 में पटना हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैदर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने नंजराज, किसे? नंदराज होता है या नंजराज दिया, गलत दिया। नंदराज को हराकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का प्रणाली और नए वजन माप के पैमाने पेश किए। ये गलत है। ये ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन ये टीपू सुल्तान के बारे में कह रहा है। क्या है? टीपू सुल्तान था जिसने एक नया कैलेंडर, नया सिक्का और एक नई प्रणाली और वजन और माप के लिए एक नया पैमाना पेश किया था। किसने किया था? हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाया था। किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगवाया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। और एक जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बन गए थे। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बना था। कौन बना था? टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए नंबर सही है। कौन सा है? ऑप्शन ए नंबर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन का विरोध किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय जिन्हें अली गोहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अली गोहर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इनका वास्तविक नाम पूछ लेता है कि शाह आलम का वास्तविक नाम क्या है, तो अली गोहर है। क्या है? अली गोहर। बिहार में अंग्रेजों और उनके शासन का विरोध करने वाले वो पहले सम्राट थे। वे 17वें मुगल सम्राट थे। क्या में? 17वें मुगल सम्राट थे। उन्होंने बिहार पर आक्रमण कर 1764 में बक्सर की लड़ाई से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। अली गोहर ने 1760 में पटना की घेराबंदी की, लेकिन उन्हें कप्तान नोक्स ने मार डाला था। कहीं मार डाला था देता है, कहीं देता है कि उसके डर से शाह आलम द्वितीय भाग के गया चले गए थे। कभी कभी देता है, कहीं कहीं देता है किसी किसी बुक में कि उनको गया भेज दिया गया था। तो ऑप्शन में तीनों तो देगा ही नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पारसी सामाजिक धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी स्थापना? 1851 में। कब की गई थी? 1851 में की गई थी। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851 में बम्बई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई में। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फदुंजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फदंदूचार। आइए मैं लिख देती हूँ, इसका नाम थोड़ा उटपटांग है। फरदुंजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? फरदुंजी के द्वारा। फरदुंजी नौरोजी के द्वारा। इन लोगों का नाम भी अजीबोगरीब है। फरदुंजी नौरोजी के द्वारा और दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1851 में की गई थी। 1867 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं और संधियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लहासा की संधि। कब हुई थी लहासा की संधि? तो लहासा की संधि हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। तो ये तो सही नहीं है। लहासा की संधि 1904 में हुई थी। यहाँ आंग्ल तिब्बत युद्ध दे दिया है, ये गलत है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1879 में हुआ था। और किस संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई थी? तो आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति हुई थी। किसके संधि के तहत? ये क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित है। गंडमक की संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई थी। द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो गंडमक की संधि के तहत। ये सही है। गलत ना पूछ रहा है, मैं सही देख रही थी। ये भी सही है। प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? यान्डबू के संधि के तहत। बिल्कुल, ये भी सही है। आंग्ल भूटान युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगौली के संधि के तहत। क्या ये सही है? और सुगौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये गलत है। ये जो समाप्ति हुई थी सुगौली के संधि के साथ, यहाँ अगर भूटान काटकर नेपाल कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगौली के संधि के साथ, न कि भूटान युद्ध की समाप्ति। नहीं, बिल्कुल नहीं। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगौली के संधि के तहत। प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी यान्डबू की संधि के तहत। आप लोग डेट वाइज भी लिख लीजिएगा, देखिए डेट भी लिखा है ब्रैकेट में। तो प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति यान्डबू की संधि के तहत हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि के तहत हुई थी। और आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति लहासा के संधि के तहत हुई थी, जो कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस यूरोपीय शक्ति ने युद्ध लड़ा था? तो किसने लड़ा था? कौन सा यूरोपीय शक्ति था? बेदरा का संधि, बेदरा का युद्ध। मैं कल वाला वीडियो में, शायद कल या परसों वाला वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को। व्याख्या में बताई थी, क्वेश्चन नहीं था सॉलिड, लेकिन व्याख्या में बता चुकी हूँ कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? डच के बीच। और फ्रेंच और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था फ्रेंच और अंग्रेज के बीच, वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रेंच के बीच, यानी कि फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जान जाते हैं। स्वाभिमान आंदोलन या सुई मरियम थाई इक्कम दक्षिण भारत में एक सामाजिक आंदोलन था। क्या आंदोलन था? ये एक सामाजिक आंदोलन था। जिसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य था सामाजिक समानता प्राप्त करना और जाति व्यवस्था को चुनौती देना था। ठीक है, इस आंदोलन की स्थापना 1925 में पेरियार में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1925 में पेरियार में हुई थी। पेरियार केरल में पड़ता है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने एस रामनाथ किसके साथ? एस रमनाथन के साथ मिलकर किया था। किसके साथ किया था? एस रमनाथन के साथ। इनका भी नाम लिख लीजिए। ठीक है, एस रमनाथन। ओहो,
एस रामनाथन थे। इस रामनाथन के साथ मिलकर ये किए थे कौन सा युद्ध? तो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किए थे। किस लिए था? तो ये सामाजिक भेदभाव के विरोध था। अगर श्री गुरु नारायण की बात की जाए तो श्री गुरु नारायण के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था। कौन सा? एक ईश्वर एक जाति एक धर्म। तो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की गई थी। किसकी? सत्यशोधक समाज। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। एक इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक निकाला गया था गुलामगिरी। कौन सा? गुलामगिरी। किसके द्वारा निकाला गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है। BR अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक। कौन सा? मूक नायक। ठीक है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक सीमा थी? क्या एक सीमा थी? क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक सीमा थी? यह एक विशेष रूप से ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ावा देना था? बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में केवल औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना था? बिल्कुल नहीं। यह एक मुख्य रूप से जमींदारों और उच्च वर्ग के हितों से संबंधित था। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोल रहा है? इसने राजनीतिक सुधारों की तुलना में सैन्य भर्ती नीतियों को अधिक प्राथमिकता दी। ये भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों और उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करना था और इसकी सदस्यता केवल संपन्न व्यक्ति विशेष रूप से कलकत्ता के जमींदारों तक सीमित थी। इस संगठन का औद्योगिक श्रमिक अधिकारों या सैन्य भर्ती नीतियों से कोई विशेष सरोकार नहीं था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 तक आज क्वेश्चन करवा दे रही हूँ आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के विद्रोह का कारण है? औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त की प्रणाली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया था? ठगों का दमन किया गया था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। किसके शासनकाल में? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। इसी के शासनकाल में कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का दमन किया गया था। भारत में ठगों या ठगी प्रथा का दमन मुख्य रूप से विलियम हेनरी स्लीमन के नेतृत्व में किया गया था। वे एक ब्रिटिश नागरिक सेवक और प्रशासक थे जिन्होंने गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सहयोग से 1830 के दशक में ठगी गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया। स्लीमन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ठगी और डकैती विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से इन आपराधिक गिरोहों का सामना करना था। ठीक है। और विलियम बेंटिक के शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्य हुआ था। कौन सा? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। और किसके सहयोग से लगाया गया था? तो राजा राम मोहन के सहयोग से लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1829 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1829 में लगाया गया था। ठीक है। किस धारा के तहत? तो धारा 17 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, और सर्वप्रथम इसे बंगाल में लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था क्या था? कमल और रोटी। ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल रोटी था। या ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह और एकता का संदेश फैलाने के लिए इन वस्तुओं को गुप्त प्रतीकों के रूप में गांव और सैनिकों के बीच प्रसारित किया गया था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामिस्टन था। कौन था? पामिस्टन। और दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विभिन्न एग्जाम में तो पूछा ही जा चुका है।
इवन बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन था। कौन था? पामिस्टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि का क्या महत्व था? तो पुरंदर की संधि का महत्व क्या था? इसने रघुनाथ राव को ब्रिटिश सैन्य समर्थन के साथ सत्ता में बहाल किया? बिल्कुल नहीं। यह संधि सूरत संधि को मजबूत करने के लिए बॉम्बे सरकार द्वारा हस्ताक्षरित था? ये भी नहीं होगा। इसने सूरत की संधि को रद्द कर दिया और रघुनाथ राव के दावों को मानने से इनकार कर दिया? बिल्कुल, ये सही है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन में इसका विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। किसे जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को किस नाम से जाना जाता है? विद्रोह का प्रकाश स्तंभ की उपाधि मौलवी अहमदुल्ला शाह को दिया गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से अवध के क्षेत्र में एक प्रमुख नेता थे। वे अपने अदम्य साहस, प्रभावशाली नेतृत्व और उत्कृष्ट संगठनात्मक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसे अवध के अन्य हिस्सों तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उनके कार्यों और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ही उन्हें विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह जैसे उपाधियों से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह जैसे उपाधियों से, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। एक और बात मैं बता दूँ कि मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेज़ों ने रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 के विद्रोह में किसके लिए अंग्रेज़ों द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था उसको पकड़ने के लिए? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम उन पर रखा गया था और वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए उन पर 25,000 का इनाम रखा जा चुका था। कितने का? 25,000 का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।